नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सट्टा। गाइस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन है जो आज आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन करा है। और इस सेशन में मैं बता दूं कि जो आरआरपी की तरफ से कुछ लिस्ट आई है 40-45 क्वेश्चंस की, और वो लिस्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट पूछते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो आरआरबी की तरफ से आए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं गाइस। वो पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट द अकाउंट। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। देन कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड अ वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। मतलब अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपके पास सबसे पहली बात अपना फोन नंबर होना चाहिए और वैलिड और एक्टिव आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता, वो तो कभी चला ही नहीं, खराब हो गई, उससे आप लोग अपना अकाउंट नहीं बना सकते। एक्टिव अकाउंट रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द अकाउंट। इंटर ऑल योर पर्सनल डिटेल्स आस्क्ड फॉर इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अपनी पर्सनल डिटेल को डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी मेल आईडी डालनी है। ओटीपी will be sent to your mobile number and email to the same have to be entered and submitted। कहने का मतलब क्या है कि अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, उसमें एक ओटीपी आता है जिसको हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। वो आपके ईमेल में भी आएगा, फोन में भी आएगा, उसको जाकर के सबमिट कर दीजिएगा, आपके अकाउंट बनने में हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स। नहीं, अगर आपने अकाउंट एक बार बना दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वहां पर लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ योर क्रिएट एन अकाउंट। आप अपने अकाउंट की डिटेल नहीं बदल सकते, या तो फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर आपने जो भरना है वो बिल्कुल ध्यान से भर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। देखो भाई साहब, अब आप लोगों का अगला प्रोसीजर क्या होगा क्रिएट एन अकाउंट करने का। तो यहां पर लिखा हुआ है दैट गो टू अप्लाई, इन द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन इन इनटू योर अकाउंट। आप लोगों को गो टू अप्लाई में जाना है। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाकर के देखिएगा, वहां पे होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उसमें क्लिक करिएगा। फिर आप लोगों को साइन इन कर देना है। देयर आर 5 ब्रॉड सेक्शंस। क्या 5 बड़े सेक्शंस वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन होगा, अदर डिटेल्स का होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा और अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स होगा। देन प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। मतलब 5 आप लोगों को बड़े जो सेक्शंस वहां पर दिखाई देंगे वो पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, राइट। फिर उसके बाद होगा आप लोग जैसे स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा पर्सनल डिटेल से, अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद अदर डिटेल्स आ जाएंगी, अदर डिटेल्स में है। फिर हर एक डिटेल को भरने के बाद ना गाइस आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको लास्ट तक जाना है जब तक आपने प्रोफाइल में जो अपनी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी भर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू में, राइट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, और उसमें जाकर के आपको सबमिट करना है जहां पर आप अपना फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉगिन। लॉगिन करने का कोई भी प्रोसीजर ऐसा कुछ खास होता नहीं है, या तो आप अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल नंबर से, आप ईमेल आईडी से आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डालेंगे और उसमें एक कैप्चा होता है उसको डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है व्हाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देखो भाई साहब, आधार वेरिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है इसके बारे में बता दूं। तो इसमें लिखा हुआ है दैट आधार वैलिडेशन is required for the smooth entry at the examination center. RRBs will not share Aadhaar details with any third party or use them for any purpose other than the objective of this एग्जाम। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री है ना वो काफी इजी हो जाएगी आधार की वजह से। फिर लिखा है व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माय नेम। कह रहा है कि अगर मैंने अपना नाम पहले से ही बदल दिया है तो उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है दैट एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोसेस अ गेजेट नोटिफिकेशन और रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट इट अपॉन द रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द सेम should be submitted at the time of DV। ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव टू फिल द ओरिजिनल नेम एंड चेंज्ड नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। जो आपका ओरिजिनल नेम है जब आप अकाउंट बना रहे हो ना, सबसे पहले अकाउंट बनाते समय उस समय आपको ओरिजिनल नेम भी डालना है। अगर आपने अपना नाम बदलवाया है तो वो भी आप लोगों को डाल देना, ओरिजिनल नेम एंड चेंज नेम दोनों पे, ठीक है, और वो दोनों नाम रिफ्लेक्ट होंगे। देन व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगेट पासवर्ड। कह रहे हैं कि भैया आपने पासवर्ड बना लिया
आपने सब कुछ बता लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद आप फॉरगेट कर गए पासवर्ड, आपको याद ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है दैट पासवर्ड इज जनरेटेड बाय यू, इन केस पासवर्ड इज फॉरगेटन देन देयर इज अ ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड का, वहां पर जाइएगा, अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ से आप अपने पासवर्ड को अपनी मेल आईडी पे भेज सकते हैं, फिर आप वहां से अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके मेल पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू द पासवर्ड ऑफ माई चॉइस। अब आपको जो पासवर्ड ईमेल आईडी पे मिला है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, और जब चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा तो उसमें जो आपका पासवर्ड जो ईमेल आईडी से सिस्टम जनरेटेड है उसको डाल करके जो चेंज पासवर्ड का न्यू पासवर्ड है उसमें डाल के आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी। क्या आप अपनी जो चूजन आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नो यू कैन नॉट चेंज द चूजन आरआरबी, राइट। फिर उसके बाद है, कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। कह रहे हैं कि क्या आप अपनी डिटेल्स को एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी डिटेल्स को एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान चेंज कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी। अब फ्री ट्रैवल अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है कि गाइज आरआरबी आप लोगों को, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको फ्री रेलवे पास देता है, तो आप क्या उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं? तो यहां पर लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैन ओनली अवेल द फ्री ट्रैवल अथॉरिटी। मतलब कि जो आपको रेलवे की तरफ से फ्री रेलवे पास मिलता है वो सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी। अगर आप एससी एसटी से हैं और अगर आप लोगों को फ्री रेलवे पास चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा? तो यहां पर लिखा हुआ है दैट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट्स हु कैन अवेल द सेम बाय चूजिंग यस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अंडर डू यू विश टू अवेल द फ्री रेलवे ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम। आप वहां पर फॉर्म जब फिल कर रहे होगे तो वहां पर ये ऑप्शन होगा दैट डू यू विश टू अवेल द फ्री ट्रैवल पास, आप बोल देना यस। फिर उसके बाद उसमें पूछा जाएगा कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, वो आप फिल कर दीजिएगा, और आपको यहाँ पर अपना जो एससी एसटी का जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दैट हाउ कैन आई receive the free travel facility. How can I receive the free travel facility? In case of a eligible SC/ST candidates, their e-call letter itself will contain the free travel authority, right? इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इसको फ्री ट्रैवल पे जाओगे तो आप लोगों का जो यहाँ पर ई कॉल लेटर है वो इटसेल्फ एक अथॉरिटी के नाम पर देखा जाएगा, राइट। जो आप लोगों को मिलेगा वो खुद ही आप लोगों की अथॉरिटी है। रेलवे वालों को पहले से पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, पहले भी हुआ होगा, आगे पिछले आने वाले एग्जाम में तो रेलवेज वाले को पता होता है ना। तो इसमें आप लोगों को भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ट्रेन की टिकट बुक करो, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी उसमें लगा दो, बस। फिर उसके बाद ई कॉल लेटर लेकर के पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो इसमें आप लोग एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है कि नहीं है, और क्या वो 500 केबी से कम है। अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है तो अपलोड नहीं होगा, और अगर वो 500 केबी से ज्यादा है तो अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज ईबीसी। ईबीसी कहने का मतलब क्या होता है? तो गाइस ईबीसी का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? ईबीसी। अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्या हो जाती है? तो गाइस इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसी फैमिली जिनकी ईयरली इनकम, जिनकी साल भर की इनकम 50,000 से कम होती है, उसको हम लोग ईबीसी के अंडर में लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू ईबीसी कैंडिडेट्स। ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या आप लोगों का बेनिफिट है? तो सबसे पहला कैंडिडेट यही है कि आप लोगों को फ्री कंसेशन मिल जाता है, राइट, सॉरी फी कंसेशन मिल जाता है, फ्री नहीं, फी कंसेशन, मतलब आप लोगों को फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद लिखा है आई एम एन ईबीसी व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि भैया मेरे घर में तो ऐसी स्थिति है कि मैं ईबीसी के अंडर तो आता हूं लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर लिखा है यू कैन गेट अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। और मतलब आप पहले तो या तो फिर इनकम सर्टिफिकेट सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइए, या फिर यू कैन यूज बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा जो रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और इज्जत एमएसटी इशूड बाय रेलवे,
ठीक है, आप इससे भी कोई भी सर्टिफिकेट हो जो आपको ये दर्शा रहा हो कि आप ईबीसी के अंडर में आते हैं। फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है दैट आर देयर रिजर्व्ड पोस्ट फॉर ईबीसी। तो ईबीसी के लिए कोई रिजर्व्ड पोस्ट नहीं है, बस आप लोगों को फी नहीं लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इज देयर रिजर्वेशन फॉर CCAA कैंडिडेट्स। तो देखो गाइज, अगर मैं आप लोगों से बात करूं CCAA कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए भी आप लोगों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। देन इसके बाद लिखा हुआ है हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन। कह रहा है कि भैया जो हमने एग्जामिनेशन फी भरी है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो गाइज उसके लिए वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने CBT 1 का एग्जाम निकाल लिया है, राइट। लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 ओनली आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, राइट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, कैन आई अप्लाई। तो गाइज अगर देखा जाए कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है टूल और डाई मेकिंग से या फिर कुछ भी है, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए इन्होंने एनेक्सियोर ए दिया हुआ है, राइट। जो इन्होंने PDF दिया उसमें एनेक्सियोर ए है और उसके हिसाब से जितने भी आप लोगों के डिपार्टमेंट्स दिए हुए सिर्फ वही आप लोगों के एक्सेप्टेड है। तो उसमें चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, डिप्लोमा आपने किस स्ट्रीम से करा, अगर वो लिखा है तो वो एलिजिबल होगा। फिर उसके बाद लिखा है इफ आई डू नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड ITI NAC डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एनेक्सियोर ए में जाकर के देख लीजिएगा कौन से सर्टिफिकेट हैं और उसी के हिसाब से ही वो एक्सेप्टेड होगा। अगर उसमें लिखा हुआ है तो जरूर एक्सेप्टेड है। फिर लिखा है आई हैव डन 2 year डिप्लोमा एम आई एलिजिबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन्ड इन एक्सियोर ए विल बी ओनली एक्सेप्टेड। कहने का मतलब है कि भाई 3 साल के डिप्लोमा वाले एक्सेप्टेड हैं, 2 साल वाले नहीं। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। तो देखो भाई मैट्रिकुलेशन तो भर दोगे, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है ऐड बटन का। ऐड बटन में जाइएगा और ऐड बटन में जाने के बाद आप वहां पर अदर क्वालिफिकेशन डिटेल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई हैव डन NTC एंड NAC कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है यस, आप दोनों के दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर लिखा है आई हैव डन NTC एंड डिप्लोमा कैन आई ऐड। तो यहाँ पर है यस, आप दोनों क्वालिफिकेशन फिर से ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आई हैव डन NTC एंड डिग्री। तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कोई भी क्वालिफिकेशन किया है आप सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। NAC डिप्लोमा हो, NAC डिग्री हो, आपके जितने भी क्वालिफिकेशन है सारी चीजें इसमें ली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव डन डिप्लोमा एंड डिग्री, कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कैन आई अप्लाई। यस, ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इज एक्सेप्टेड। यस, तो भाई साहब जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद ही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद अगला है व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन टोटल। तो भाई साहब SC/ST कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवेल द फ्री ट्रेवल पास। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई है कि ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड स्कैन्ड सिग्नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया लगता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, शांत हो जाओ भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो भाई साहब डॉक्यूमेंट के साइज क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैंने आपको पहले ही बताया था 500 KB से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका सिग्नेचर है वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और जितने भी डायमेंशंस हैं वो सारे के सारे डायमेंशंस आप लोगों के उस अपलोड प्रोफाइल पेज में जो आ रहा है उसी के हिसाब से आपको करना है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर है फॉर ITI कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2। तो देखो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स विद ITI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2 इज देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। कहने का मतलब कि जिस ट्रेड से आपने करा होगा वही ट्रेड आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसी ट्रेड से ही आप लोग आगे एग्जामिनेशन ट्रेड को भर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है दैट फॉर CCA कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड। तो भाई साहब यहाँ पर भी सेम है कि जो CCA कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन ट्रेड है वो उनका CBT 2 में वही ट्रेड होगा जिस ट्रेड से उन्होंने करा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिप्लोमा एंड डिग्री में उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए भी भाई साहब सेम वही चीज होगी जो आप लोगों ने ट्रेड में मेंशन करी हुई है CBT 2 में। ठीक है, यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं।
हाउ कैन आई पे फॉर द एग्जामिनेशन फी? देखो एग्जामिनेशन फी पे करने के लिए लिखा है दैट द एग्जामिनेशन फीस कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। भाई साहब या तो डेबिट कार्ड से कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, जिससे आपका मन है, या फिर यूपीआई सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे से, राइट। प्रोसेसिंग चार्जेस जीएसटी एज एप्लीकेबल, जीएसटी वगैरह सब लगा करके होगा। फिर उसके बाद लिखा है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मैंने आपको स्टेजेस बताए थे। सबसे पहला आप लोगों का रिक्रूटमेंट में सबसे पहला स्टेज क्या है? दैट इज सीबीटी 1। फिर उसके बाद स्टेज क्या है? दैट इज सीबीटी 2। फिर उसके बाद क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों का होता है वही सीबीटी 1, सीबीटी 2। उसके बाद आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बस हो गया, नो इंटरव्यू, नथिंग, राइट। फिर उसके बाद है व्हाट इज द सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1? सिलेबस के लिए आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिया था उसको आप लोगों को पढ़ लेना, और सीबीटी 2 के लिए भी नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दिया हुआ है वो पढ़ने। सो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस अभी आरआरबी ने आप लोगों के लिए ही जारी करे हैं, सो दैट आप लोगों के जितने भी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, उन सारी चीजों का आंसर मिल सके। Along with that guys, अगर आप लोगों ने सेशन यहां तक देखा है तो आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, और जब आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो फिर गाइज आप सभी लोगों को तैयारी जोरों से करनी चाहिए, बढ़िया तगड़ी वाली तैयारी करो। और तगड़ी तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए गाइज यहाँ पर इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है, और इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को प्रोवाइड करता है जबरदस्त वाले बैचेस। उसके लिए गाइज आप लोग गूगल क्रोम में जाइएगा और अड्डा 24/7 की खूबसूरत सी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। अब ये वेबसाइट आप लोगों के सामने इस तरीके से आ जाएगी, जैसे आएगी यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद गाइज एजेई एग्जाम्स के अंदर जाइएगा। एजेई एग्जाम्स के अंदर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो ठीक है, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम में जाइएगा। जैसे मैं मैकेनिकल में जाता हूं तो इसमें क्या है? आरआरबी। आरआरबी के अंदर ही आपको ये देखिए आरआरबी एएलपी कि ये आपको बैच मिल जाएगी। आप इस बैच में क्लिक करिएगा, और इस बैच में अगर आप देखें तो ये बैच आपको 1048 का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकता हूँ, और इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको एक मैजिकल कूपन कोड से। वो कोड बता देता हूँ, Y166। क्या है? Y166 देख लीजिए। Y166 लगाने के बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर गाइज मैजिक हो चुका होगा, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आप लोगों को और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है, क्योंकि कॉइन्स मिल जाते हैं। तो गाइज इन सब का यूज करके बढ़िया एक बैच में एनरोल करिए, तगड़े तरीके से तैयारी करिए, और बढ़िया वाला सिलेक्शन लीजिए। तो मतलब मैं तो सिर्फ एक ही चीज मानता हूं कि भाई अगर जंग में उतर रहे हो, अगर मैदानी जंग में उतर रहे हो, तो आपके पास आपका हथियार होना चाहिए, और इससे बेस्ट हथियार आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जहां पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी प्रिपरेशन होगी, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं गाइस, हर सब्जेक्ट के लिए। तो जस्ट गो हैव दिस बैच और बढ़िया वाली तैयारी करना शुरू कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।